कराची की बात करेंगे, कहने को तो मुआशी हब है मगर खुद ये शहर मसाइल के अंबार तले दबकर रह गया है और अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये शहर पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इस शहर के लिए ना कोई करता है, ना ही इस शहर से आने वाले नुमाइंदे कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शहर कायद को इंतजामी और सियासी दोनों तरह के मसाइल का सामना है। 40 साल पुराना मास ट्रांसिट का मसला हो या फिर अजीम तर आबरसानी मनसूबा K4 या फिर ग्रीन लाइन बस की बात कर ली जाए या सर्कुलर रेलवे की बहाली की बात की जाए या कोई भी बात कर ली जाए, बिल्कुल या कोई भी बात की जाए, ये तमाम तर चीज़ें जो तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाए। तमाम बड़े शहरी इदारे अपनी गफलत और नाअहली के बायस मसाइल के हल में नाकाम दिखाई देते हैं। और सिंध पर हुक्मरानी के मज़े लूटने वाली जमात का भी जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी कराची को आज तक जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दे पाई है और एक बस नहीं चला पाई है। इसी तरह सेहत, तालीम और दीगर सूबाई इदारे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। थोड़ी सी हरकत उस वक्त होती है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई नोटिस लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ कहा जाता है कि ये आपने अब लाजमी करना है, तो फिर थोड़ी सी हलचल होती है और तजावुज़ात उसके बाद दोबारा कायम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि PTI की अगर बात की जाए, PTI हुकूमत की जानिब से भी बड़े बड़े दावे सामने आए, लेकिन वो जो दावे थे वो दावे ही रहे, वो उन पर हकीकत में कोई काम नहीं हो सका। PTI के मंशूर और वज़ीर आज़म के वादों के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम मुल्क के लिए नागुज़ीर रहा और इसके लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन करवाकर इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ ताकि जो अवामी मसाइल हैं ना वो हल हो सकें। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो यहाँ पर भी देखें ना तो सिंध गवर्नमेंट जो है वैसे तो 18वीं तरमीम का क्रेडिट भी लेती है, तमाम बातें भी कर रही होती है और उसको इख्तियारात खुद चाहिए होते हैं, लेकिन निचली सतह तक इख्तियारात देने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो तैयार नहीं हो रही है। और ये सारी सूरत हाल है, कराची के मसाइल हैं, आखिर इनका हल क्या है ये अभी तक सवाल है और ये कब से सवाल किया बिल्कुल सवाल तो है, लेकिन अब हम सवाल कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है सिंध के ऑपोजिशन आदिल शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हलीम आदिल शेख साहब, कराची पर नजर रखने वाले जो माहिरीन हैं उनका ख्याल है कि कराची में जो तरक्याती काम है वो वैसे नहीं हो रहे जैसे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्यों एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे, क्या वजह है? बिल्कुल ठीक बात है कि माहिरीन के जहन में जो बात है शायद उस अंदाज से चीज़ें नज़र नहीं आई, इसलिए कि शुरू के 2 साल तो सिंध गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम की वजह से हमने बहुत कुछ करने नहीं दिया। पहले हमने 162 अरब का पैकेज लेकर आए, फिर हमने SIDCL के थ्रू काम शुरू कर दिया जिसमें हमने ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाई, ग्रीन लाइन जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर में नज़र आ रही है। और उसके बाद इस साल से जो कराची के लोग हमसे चाह रहे हैं, जो माहिरीन उम्मीद रख रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब कुछ लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। वजह क्या थे कि ठीक है कराची ने हमें वोट किया, उनकी उम्मीद हमसे ही और हमने ही पूरी करनी है। तो इस साल 9 अरब रुपए मुख्तलिफ हलकों में SDG गोल्स के तहत लगे हुए हैं, क्योंकि पिछले 13 साल में इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है कराची को, और उससे पहले भी KMCs DMCs के अंदर काम हुआ नहीं। तो लाजिम बात है कराची सिर्फ DHA नहीं है, कराची सिर्फ पोश इलाका नहीं है, कराची तो बड़ा छोटा इलाका भी कराची में है। तो उनको भी हम संभाल रहे थे पहले लोगों का जो बेसिक नेसेसिटी, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा वाले कराची के जो माहिरीन की उम्मीदें हैं इंशाल्लाह नज़र आएगा। कराची में ग्रीन लाइन नज़र आएगी, कराची में जो गंद हो जाता था नाले साफ़ होकर कराची डूबता हुआ नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो फ्रेट कॉरिडोर है वो ठीक होगा, जिससे ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत हल हो जाएगा शहर का। और उसके अलावा जो है KCR हमारा वो इंशाल्लाह आपको रोड मतलब नज़र आएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होती नज़र आएगी, तो वो माहिरीन की इंशाल्लाह उम्मीद इस दफ़ा पूरी हो जाएगी इस साल। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, ये भी बता दीजिएगा, हम इस माली साल कर रहे हैं, इस दौरान फिर उम्मीद क्या रखें आवाम के? वफाक कराची के लिए क्या कर रहा होगा, कौन से बड़े मंसूबे होंगे अगले माली साल में? जैसा मैंने जिक्र किया कि कराची के लिए पिछले साल जो 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ था उसमें 625 अरब का जो प्रोजेक्ट्स थे वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से थे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो कि आज सबसे बड़ा इशू पानी है, तो अगले माली साल अगले 3 साल के लिए जो प्रोजेक्ट्स रखे 625 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर K4 का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ग्रीन लाइन है, उसमें फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें KCR है और उसमें ये बड़े नालों की सफाई है। लेकिन इससे लिंक्ड है तकरीबन 550 अरब जो कि सिंध गवर्नमेंट ने करके देना है। उसके अंदर 38 छोटे नालों का मामला है, लोकल ट्रांसपोर्ट का इश्यूज़ है, छोटी रोड्स हैं, दीगर मामला जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने करने हैं, सीवरेज के हो गए इश्यूज़ तमाम। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के बड़े 5 प्रोजेक्ट जो अगले माली सालों में आपको होते हुए नज़र आएंगे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा
MNAs के ज़रिए SDG गोल्स के तहत भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और SIDCL के थ्रू भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले माली साल में चीज़ें रोड पर नज़र आएंगी। बहुत सारे शुरू हो गए लेकिन रोड पे तब आती हैं चीज़ें बिल्कुल। हलीमा आदिल शेख, जैसे हम अगर देखें कराची की जो आवाम है उनके मसाइल का हल यही है कि एक पेज पर आए सब, तो क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसी कि तमाम जो जमातें उनको एक पेज पर लेके आया जाए ताकि जो अवामी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके? जी, कराची की जो जमातें हैं हमारी तो एक अहम जमात तो हमारे साथ इत्तेहादी है जी। और हम सब से बात करना चाहते हैं, सबको ऑन बोर्ड करना चाहते हैं और MQM से हमारा इत्तेहाद है। दीगर भी जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ बैठना चाहते हैं और इंशाल्लाह हमारा तो चूँकि हम कराची का मैंडेट हमारे पास है, कराची हमारे साथ है, कराची हमारा है, तो इसमें रहने वाले तमाम हमारे हैं और उनकी उम्मीदें भी हमसे हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको कराची के मुस्तकबिल के लिए, कराची की बेहतरी के लिए सबको ऑन बोर्ड लेकर आएँ। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ हम एक साथ हैं तो वहाँ हम राइवल्स भी हैं। पॉलिटिकली हम इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और लड़ेंगे भी सही। तो वो एक डिफरेंसेस जो सियासी नज़रियाती इख्तलाफ हैं अपनी जगह, लेकिन कराची की बेहतरी के लिए हम सबको ठीक है। हलीमा आदिल शेख साहब, बल्दियाती इंतखाबात का भी बहुत अरसे से इंतज़ार हो रहा है, बल्दियाती इंतखाबात हो नहीं रहे हैं, एक और टाइम फ्रेम भी दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या सूबाई हुकूमत से बात हो रही है इस मामले पर भी? देखिए जी, बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन रुके हुए हैं और हमारी तो ख्वाहिश है कि जब के इख्तियारात को निचली सतह तक बहाल होना चाहिए। NFC अवार्ड के थ्रू पैसे तो आ जाते हैं लेकिन वो PFC के थ्रू नीचे तकसीम नहीं किए जाते और हम तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते हैं। और यहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए आप देखिए जो सेंसस का इशू था, इसके अंदर भी पहले 19 साल के बाद सेंसस हुई था जो 98 के अंदर ड्यू हुआ था, उसके बाद 2008 में होना चाहिए था। 98 के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया, 2017 में फिर कोर्ट के ऑर्डर्स पे किया गया था। अब हमने इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है और इस दफ़ा अरबों रुपए जो है, मेरे ख्याल 5 अरब शायद, वो हमने सेंसस के लिए रख भी दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम उसके अलावा भी हम बल्दियाती इलेक्शन, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अनाउंस कर दिए कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, हम चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन फौरी होने चाहिए और इख्तियारात जो है वो जिस तरह से सिंध हुकूमत की अगर बात करें तो बार बार शिकवा करते दिखाई देती है कि जी सूबे में तरक्याती मंसूबों के हवाले से एतमाद में ही नहीं लिया जाता। तो क्या कोई मसाइल है कि इनको मिलकर आप कहाँ कहें कि मिलकर काम कर लें इनके साथ? देखिए, सिंध हुकूमत के साथ मिलने इससे बड़ा क्या पैगाम हो सकता था कि हमने ज़्यादा शेयर हमारा था 62% कराची प्रोजेक्ट 1100 अरब के प्रोजेक्ट में, उसके बावजूद PCIC बनाई, प्रोविंशियल कमेटी बनाई हमने जिसके सरबराह चीफ मिनिस्टर साहब को बनाया और उसके मेंबरान में फेडरल मिनिस्टर्स हैं 3, असद उमर साहब, अली जैदी साहब और अमीनुल हक साहब। इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर, बड़े बड़े इदारे उसमें शामिल हैं। हमने तो अपने पैसे की कमांड भी हमने उनको दे दी, वज़ीर आला साहब को दे दी। और याद होगा आप सबको कि पिछले साल CM हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वज़ीर आला साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे अपनी टीम के साथ। तो उसके बाद हमें तो इस सूबे के लिए काम करना है, इस शहर के लिए काम करना है और कराची के लिए बहुत ज़्यादा काम करना है। चूँकि हमें यहाँ से वोट मिला है तो मैं नहीं समझता कि हमें मिल के चलने में कोई एतराज़ है। असम्बली का माहौल अपनी जगह होता है लेकिन इसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। हम कुछ करना चाहते हैं ना तो खुद कुछ करते हैं ना हमें करने देते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही है। अगर हम कोई डेवलपमेंट कंपनी बनाते हैं तो इंशाल्लाह मैं चाहूँ कि हम असम्बली का माहौल। ठीक है हलीमा आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आप तनख्वाहदार तबके के लिए खबर है उनको वो देते हैं कि अलाउंसेज और दीगर मराद पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। यानी कि अच्छी खबर फिर तुमने नहीं दिया हमजा, हमेशा तुम ऐसी खबरें सुनाते हो। खैर, अब इदारों की जानिब से तमाम जो फिक्स माहाना अदायगियाँ उन पर टैक्स कटौती भी होगी। और दस्तावेज़ात की अगर बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक छुट्टियों के बदले जो फिक्स रकम की वसूली है उस पर भी अब टैक्स लगेगा। ओवर टाइम हो, बोनस हो, कमीशन हो, अगर ग्रेजुटी हो उस पर भी टैक्स कटौती होगी। और इसके अलावा स्पेशल अलाउंस, खर्चा अलाउंस की बात कर ली जाए, रेंट की बात कर ली जाए या फिर स्टे रेंट की बात कर ली जाए या फिर बिल्स की बात कर ली जाए
तो जी उस पर भी अब टैक्स कटौती और जबकि एंटरटेनमेंट अलाउंस की अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस अलाउंस जो हैं उन पर भी टैक्स कटौती होगी, यानी कि तनख्वाह के अलावा जितने भी अलाउंसेज हैं उनमें अब कटौती होगी, और मतलब टैक्स कटौती होगी। और इन अदायगियों पर दस्तयाब टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अगर बात की जाए शिक 12, तो उसको अब तब्दील कर दिया गया, और ये तब्दीली जो है फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत की गई है। हाँ जी, अब बात कर लेंगे। इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब से ये अच्छी खबर होती साहब ने हम तक भी पहुँचाई है। जी होती साहब, क्या फैसला किया गया है, कौन से अलाउंसेज हैं जिनके ऊपर अब टैक्स लगेगा? जी दर हकीकत ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है इसको काफी सारी छूट हासिल थी टैक्स से, और वो छूट इससे हासिल थी कि तनख्वाह के साथ जो रेगुलरली अलाउंसेज मिलते हैं जी, जो मुख्तलिफ किस्म के 10-12 अलाउंसेज हैं, अगर उनकी पेमेंट की जाए किसी भी तनख्वाहदार मुलाजिम को, तो उससे टैक्स की कटौती पहले नहीं होती थी। ठीक है। ये टैक्स की कटौती जो है ये करने के बाद अब हुकूमत को तो मिलेगा तकरीबन कोई 20-25 अरब रुपए, लेकिन लाखों जो तनख्वाहदार हैं वो इससे मुतासिर हो जाएंगे। उनको जो भी अलाउंस मिलेगा, चाहे वो किसी होटल में ठहरे अपने अदारे की तरफ से, तो वो पैसे उनको मिले तो उससे भी टैक्स कट जाएगा। अगर उनको कोई बिल्स आए, उन बिल्स पे की पेमेंट जो है उनको की जाए, उससे भी टैक्स कट जाएगा। खर्चा अलाउंस, रेंट, सब कुछ पे, एंटरटेनमेंट अलाउंस पे, ये सारी जो चीजें हैं। लेकिन एक बात जो बहुत बुरी है वो ये है कि ग्रेजुएटी पे और परफॉर्मेंस अलाउंस पे भी ये कटेगा। ये जो ग्रेजुएटी और परफॉर्मेंस अलाउंस होते हैं ये सबसे बड़ी रकम होती है। अगर इस पे टैक्स कट जाए इसका मतलब ये है कि तकरीबन 25-30% जो तनख्वाह है किसी भी मुलाजिम की, उस पे टैक्स कट जाएगा। जी ठीक है। इकराम होती साहब, ज़रा ये भी बताइएगा, आपने जिस तरह से कहा कि वो अपने इदारे की तरफ से कहीं पर गया है और होटल का बिल है उस पर भी टैक्स होगा, तो वो तो इदारे को भी ज़्यादा पड़ रहा होगा, क्योंकि वो अपनी जेब से क्यों वो टैक्स देगा? जी हुआ ये है कि देखें, हार्ड एरिया होता है एक जगह, हाँ जी, कि भाई वहाँ भेजा गया है, वहाँ पे अलाउंस दिया गया है। हार्ड एरिया में कीमतें ज्यादा होती हैं, खर्चात ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर बोझ ज्यादा पड़ जाएगा उस मुलाजिम के ऊपर। तो अदारा जो है वो उसका बोझ कम करने के लिए जो पैसे देता है उस पर भी टैक्स कट जाएगा। अगर वो कोई खाता पीता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट लेता है, तो उस पर भी टैक्स कट जाएगा। वहाँ पे अगर उसको कोई और बिल्स आ गए उस पर भी टैक्स कट जाएगा। तो ये जो ग्रेजुएटी अलाउंस है, हार्ड एरिया अलाउंस है, परफॉर्मेंस अलाउंस है, ये सबसे बड़ी रकूम होती है। इन पे अब टैक्स कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 15 से 20% टैक्स जो है मुलाजिमीन का बढ़ जाएगा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लीजिए, तो क्या फौरी इम्प्लीमेंटेशन होंगी इन के ऊपर? जी ये होता ये है कि हर महीने तनख्वाह मिलती है। अब जब पहली तारीख आएगी और आपको जुलाई की तनख्वाह मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इन सारे अलाउंसेस पे टैक्स कटा होगा, और इसका मतलब ये है कि 20-25% आपका टैक्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इकराम होती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को आप आगाह कर रहे थे, और ये तनख्वाहदार तबके के लिए एक अहम खबर थी जो हमने उन तक पहुँचाई है। और अब आम आदमी जो है बहुत ज़्यादा तंग है, परेशानी का उसको सामना करना पड़ रहा है। बिजली का बहरान, संगीन सूरत हाल इस वक्त मुल्क में इख्तियार कर। बिल्कुल, एक तो हमें पहले वो बुरी खबर सुनाई है, अब बिजली की अगर बात मैंने खबर तो नहीं सुनाई, ये तो सारे बेचारे फील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब गर्मी की सूरत हाल जिस तरह से लोड शेडिंग का जो दौरानिया वो भी बढ़ गया, और गैर एलानी लोड शेडिंग की बात करें तो वो 18 घंटे उसका जो है दौरानिया पहुँच गया। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा अजियत में मुब्तला हो गए तमाम शहरी, क्योंकि वो दिन में काम करते हैं, रात में आराम करते हैं। जब रात में आराम करने की बारी आती है तो बिजली होती है, तो फिर वो भी जो है ना उनके लिए मसाइल का। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के बायस शहरी बिलबिला उठे हैं। पावर डिवीजन के ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट है, लेकिन अगर तलब की बात कर ली जाए तो वो 25,000 मेगावाट तक पहुँच गई। तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? 6,000 मेगावाट। बिल्कुल। और कराची की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का जो दौरान है वो 3 से 10 घंटे तक पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, वक्फे वक्फे से गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर में भी यही सूरत हाल है। और अगर बात की जाए मुल्क के दीगर हिस्सों की तो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। बलूचिस्तान में भी उधर भी गैर एलानी लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला जारी है, और शहरी वहाँ पर भी इंतहाई परेशान। पानी की कमी का भी अब सामना करना पड़ रहा है इकरा, और मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरे भी हो रहे हैं। जबकि हमाद अजहर साहब ने ट्वीट की थी, ट्वीट में उन्होंने कहा था कि पीर से जो है
वो मामलात मामूल पर आ जाएंगे। अभी हमें शॉर्टेज का सामना है, तरबेला का भी उन्होंने जिक्र किया था और उनके मुताबिक कुछ हालात अब बेहतर मंडे से होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं, पहले तो वैसे हमाद अज़हर साहब कह रहे थे कि हमें शॉर्टफॉल का सामना ही नहीं है, हमारे पास तो सरप्लस है और हमें ऐसा किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेंगे। हमारे साथ माहिर तवानाई उमूर अरशद अब्बासी साहब। अरशद अब्बासी साहब, बताइएगा वजह क्या समझते हैं आलिया बिजली बहरान की? गैस की अदम दस्तयाबी वजह है और मुस्तकबिल करीब में हल क्या है इसका? देखिए, एक तो बात है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी 2018 में, तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने के बाद हम कुछ दोस्तों ने जो कि आयल एंड गैस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, हमने इनको एक बड़ी प्रपोजल, एक वर्कआउट बना के दिया, प्लान बना के दिया डूएबल, कि देखिए किस तरह जो इंडिजिनियस गैस है वो पाकिस्तान में कैसे बढ़ाई जा सकती है और बल्कि 5 साल में हम खुद कफील कैसे हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम गैस कभी कतर से मंगवाएं या ओमान से या किसी और कंट्री से। यहाँ तो बल्कि आपको ये बताऊँ कि गैस यहाँ इवन अमेरिका के भी LNG यहाँ पे आती है, आपकी इतला के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद यहाँ पे नदीम बाबर है, वो प्रपोजल उसको दी, लेकिन नदीम बाबर आपको बताऊँ कि कैसे साबित हुआ कि मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में, मुझे सच्ची बात है, अगर मैं अपने एक एंगल से बात कहूँ कि इतना नुकसान शायद गुलबादशाह ने नहीं पहुँचाया होगा जितना नदीम बाबर साहब पहुँचा के चले गए। अभी तक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 अनाउंस नहीं हुई, कुछ काम नहीं हुआ। अगर ये काम हुआ होता, गैस हमारे पास हमारे मुल्क में है, और फिर इसके बाद ये कि मैंने शेल गैस पे काम किया, शेल गैस के पर काम हुआ होता तो देखें ना हमें कतर से गैस लानी पड़ती, ना ये जो FSRU का जो अभी जो प्रॉब्लम आया हुआ है, और ना हमें LNG की टर्मिनल लगानी पड़ती। अच्छा। सबसे आसान काम था। तो पहली बात ये है कि वो लोग मिनिस्ट्री में या जो एडवाइज़र थे वो यहाँ पे नदीम बाबर, अभी भी जो है, अभी जो एडवाइज़र हैं, ये पहले के इलेक्ट्रिक के CEO रहे हैं 8 साल। जो के इलेक्ट्रिक का हाल है आप वो पूरे पाकिस्तान में देखें, अब ये पेट्रोलियम में शेर आ गए। देखिए, असल इशू पाकिस्तान में ये है कि कभी भी एनर्जी सेक्टर के अंदर कभी भी राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं आए। जब तक इमरान खान यहाँ पे मेरिट नहीं लेके आते, ये एनर्जी का क्राइसिस ये कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। और ये एनर्जी का क्राइसिस देखिए इतना इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा है कि सर्कुलर डेट 2200 या 2400 बिलियन रुपीस है। ये पाकिस्तान को ले डूबेगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन बताइए अभी तक इसका क्या हुआ? इसका कुछ भी नहीं हुआ। ये इंतहाई अफसोस से बात करना पड़ती है कि अब जब ये नहीं है तो अब ये फर्नेस ऑयल की बात कर रहे हैं कि वो इंपोर्ट करेंगे। जब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो देखें उसकी बिजली की कीमत कुछ और है, इसकी कुछ और है, दोनों का बड़ा फर्क है। तो फिर क्या होगा? सर्कुलर डेट फिर बढ़ेगा। आप इतनी अफोर्डेबिलिटी लोगों की है नहीं है। फिर बिजली के बिल के पीछे आप खुद सोचें कि आपका आज से 4 साल पहले बिल कितना था और आप बिल कितना है, कहाँ से लोग अफोर्ड करेंगे, कहाँ जाएं? इस पूरे रीजन क्या, मेरा ख्याल तो पाकिस्तान में अब पाकिस्तान बिजली शायद एशिया में सबसे अब फैसला ये किया जा रहा है कि जो बिजली से पहले बिजली जो है वो लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए फैसला किया गया कि अब तेल से जो है वो बिजली पैदा की जाएगी। तो आप नहीं समझते इसकी जो कॉस्ट है उस पर इफेक्ट होगा? अगर पिछले महीने का अगर आप अंदाज़ा कर लें कि पिछले महीने बी फर्नेस ऑयल कुछ इस्तेमाल हुआ है, तो उस तकरीबन 10 से 15% आपकी कीमत बढ़ जाती है। उस 10 से 15% बढ़ने से लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट ट्रांसलेट होगा वो इससे भी कहीं ज़्यादा होगा। फिर आपकी इंडस्ट्री पे कितना बढ़ा जाएगा। ये भी इन्होंने पहले एक कहते हैं ना कि आप एंटिसिपेट करते हैं आम आदमी में और एक एक्सपर्ट्स में या एक प्रोफेशनल में, यही तो फर्क होता है। हम पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट है, उसका एक हिस्सा है, उसका इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ इसकी कोई कदर नहीं, माना नहीं जाता, माना नहीं जाता। तो यही हाल है। तो ठीक है वासी साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो गैस फील्ड्स की मेंटेनेंस है वो क्यों नहीं मनसूबाबंदी के तहत की जा सकी और फ्यूचर में अब करना क्या चाहिए? देखिए, आपकी बड़ी सही बात है कि जब गैस फील्ड की आपने कादरपुर की या और 3-4 की मेंटेनेंस करनी थी तो आपको अल्टरनेटिवली पहले ही एक बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। चले आप फर्नेस ऑयल के बंदोबस्त पहले कर लेते, कम से कम लोड शेडिंग तो ना होती। चलो महंगी बिजली तो है, हमारे यहाँ पे प्लानिंग का इतना फकदान है। किस लेवल पे
टॉप लेवल पे। मुझे अभी पता लगा कि सेक्रेटरी जो है अभी पेट्रोलियम काफ़ी सेंसिबल एक आदमी आया है, लेकिन अभी तक उन्होंने शायद डिस्प्ले नहीं किया, अभी तक उन्होंने जिसे कहते हैं कि अपना शायद रोल पूरा प्ले नहीं करना चाहिए, वरना अदरवाइज जरा एक बड़ा लाउड मैच। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बिजली अब हम देख रहे हैं कि जो हालात हैं, लोड शेडिंग जिस तरह से हो रही है, उम्मीद करते हैं जो गवर्नमेंट कह रही है, मादज़ साहब जो कह रहे हैं पीर से मामला बेहतर हो जाएंगे, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। खैर, हमें यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।